Jai Hind dosto. Welcome back to Assam Prohari of Smart IAS Foundation. Today on August 30th Assam Prohari, we will discuss the current events related to Assam. नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो इवेंट्स हुए असम स्पेसिफिक चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे हम लोग डिस्कस करेंगे अगस्त के लास्ट वीक 24th to 30th अगस्त वाले इस एडिशन में। जो टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से, वो टॉपिक्स पहले स्टार्ट होगा द टाइमलेस टीचिंग्स ऑफ श्रीमंत शंकर देव। एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस देखो कि अभी हमने श्रीमंत शंकर देव जी की तिरुभव तिथि सेलिब्रेट की, हमने जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट किया, और श्रीमंत शंकर देव जिन्होंने भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की वर्शिप की, उनकी भक्ति का रास्ता हमें दिखाया। आज उनकी भक्ति, उन सबके आशीर्वाद, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जो वृंदावनी वस्त्र है, वो वृंदावनी वस्त्र वापस इंडिया आएगा कुछ समय के लिए, और लोगों को यह खुशनसीबी हासिल होगी कि उस वृंदावनी वस्त्र के दर्शन कर सके। वृंदावनी वस्त्र जिसे श्रीमंत शंकर देव जी की ही गाइडेंस में बुना गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, नट नारायण, मनोहर, गोपाल, कृष्ण कन्हैया की बाल लीलाओं और बाकी लीलाओं का वर्णन है। अभी ब्रिटिश और फ्रेंच म्यूजियम में उसके कुछ पीसेस अवेलेबल हैं, बट एक टाइम था जब 16th सेंचुरी में महाराजा नर नारायण ने श्रीमंत शंकर देव जी से रिक्वेस्ट किया था कि हे देव, आप हमें भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी उन्हें हम एक वस्त्र के रूप में कैसे बुन सकते हैं, वो बताइए। और फिर सिलसिला शुरू हुआ था वृंदावनी वस्त्र का। उम्मीद है कि जो 18 मंथ का टाइम पीरियड है, जैसा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, सबके साथ ये खुशखबरी शेयर की है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने, कि 18 मंथ्स के लिए JSW ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इसे देख रही है, हम ब्रिटेन से वृंदावनी वस्त्र के कुछ हिस्सों को इंडिया लाएंगे, आसाम में लाएंगे, और यहाँ पे लोगों के लिए उसके दर्शन करना, उससे रूबरू हो पाना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग श्रीमंत शंकर देव जी की टीचिंग्स भी पढ़ेंगे GS1 एंड GS5 के पर्सपेक्टिव से, कि इनकी टीचिंग्स से हम क्या सीख सकते हैं। इनकी टीचिंग्स की कंटेम्पररी सोसाइटी में, कंटेम्पररी सोसाइटी जहां पे हम देखते हैं कि रिजिडिटी बढ़ते जाती है, वहां पर ना श्रीमंत शंकर देव, माधव देव जी, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, गुरु नानक देव जी, इन सब भक्ति मूवमेंट सेंट्स की टीचिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ पर्सपेक्टिव। देन हम देखेंगे एक इवेंट रखाइन क्राइसिस का। रखाइन क्राइसिस, या हम सिंपली बोले तो जो रोहिंग्या क्राइसिस, जो म्यांमार बांग्लादेश के रास्ते होते हुए हमारे इंडिया भारत तक पहुंच रहा है, वो अभी फिर से एक बार उसका इंपैक्ट आसाम में क्या पड़ सकता है, क्या आसाम में इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने GS पेपर 3 में, GS पेपर 5 में, इवन GS पेपर 2 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, देन अगेन वी विल रिमेंबर द सुप्रीम सैक्रिफाइस मेड बाय अ मार्टर तिलक डेका। 1942, सन 1942, जब पूरा भारत गांधी जी के स्लोगन डू और डाई, करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो इंडिया के हर कोने में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन से लेकर नॉर्थ ईस्ट रीजन आसाम तक, नागालैंड तक, ऊपर जम्मू से लेकर नीचे तमिलनाडु, चेन्नई तक, हर कोई क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना योगदान दे रहा था। और उनमें से ही एक बहादुरी भरा योगदान है तिलक डेका जी का, जिन्होंने शहादत हासिल की, बिना डरे अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया। आज हम उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एक बड़ी अच्छी लाइन किसी ने लिखी है कि शहीदों के मजार पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी वही निशा होगा। इनके शहादत पर आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके कंट्रीब्यूशन को। देन अ वेरी विजनरी चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर में से एक विजनरी चीफ मिनिस्टर, विजनरी लीडर गुलाब बोरबोरा जी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम बनते हैं। इनके विजनरी लीडरशिप से, इनके सोशलिस्ट आइडियाज से, हाँ जी, इनके हम सोशलिस्ट आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी के आइडियाज से इंप्रेस्ड थे, इंस्पायर्ड थे। और देखो, एक बड़ा अच्छा समन्वय है जो हम गुलाब बोरबोरा जी के लाइफ से सीख सकते हैं,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण बिहार से निकलकर, राम मनोहर लोहिया जी उत्तर प्रदेश बिहार से निकलकर, इन्होंने पूरे भारत को समाजवाद का एक नया डेफिनेशन, सोशलिज्म का एक नया डेफिनेशन सिखाया था। और उससे इंस्पायर थे हमारे नॉर्थ ईस्ट आसाम में गुलाब बोरबोरा जी। सो दैट्स रियली अ वेरी गुड थिंग कि कोई भी आइडिया ना रीजन स्पेसिफिक नहीं होता है कि वो बिहार का होगा, यूपी का होगा, आसाम का होगा, ऐसा नहीं है। आइडियाज ना बाउंड्रीज से बाहर निकलते हैं, ट्रांस बाउंड्री, एक रीजन की बाउंड्री को, किसी भी टेरिटोरी की बाउंड्री को क्रॉस करके लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। ये चीज सीखने की बड़ी अच्छी बात है जो हम इनके लाइफ इवेंट से देखेंगे। और देन रिसेंट का एक नया डेवलपमेंट, कोर डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम। यस, आसाम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन 2024 जिन्होंने कोर डिस्ट्रिक्ट मेजर्स को स्टार्ट किया जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन और बढ़िया हो सके। और आज हम उसे ही डिस्कस करेंगे कि विजनरी, ये जो विजनरी आइडिया है, एक अच्छा आइडिया है गवर्नेंस का, है ना। द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी का कोर डिस्ट्रिक्ट्स बनाना जिससे गवर्नेंस को बेटर किया जा सके। गवर्नेंस या गवर्नमेंट की जो भी पहल है, जो स्कीम है, उसको लोगों के डोर स्टेप तक ले जाया जा सके। उसी पहल की बात हो रही है कोर डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम में। पिछले साल शुरू हुआ था अभी, और कई कोर डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुए हैं। और इन सबसे रिलेटेड आपके लिए मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ही, साथ में कुछ नहीं प्रीलिम्स के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस पूरे सेशन को डिस्कस करते हुए जहां जहां पर भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट्स भी होंगे वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, नोट करना है आपको। सिंस ये अगस्त 30 का असम प्रहरी है, तो लास्ट आपका असम प्रहरी अगस्त 30 वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा अगस्त 31 के लिए, है ना। आज 30 अगस्त तक हो गया। इसका कंपाइलेशन मैं आपके साथ अगले वीक टेलीग्राम चैनल पर, और हमारा जो एप्लीकेशन है स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन का, हमारे जो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहां पे मैं शेयर करवा दूंगा। एंड एसएमएस ट्रांसलेशन भी, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ साथ अब रेगुलर एसएमएस ट्रांसलेशन भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट हमारे एसएमएस मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात अभी समझ में आ रही है तो तुम आप इस सेशन को देखो, और एसएमएस ट्रांसलेशन आपके साथ जैसे पिछले महीने शेयर करवाया था, उसके पिछले महीने मैंने शेयर करवाया था, इस महीने भी आपके साथ टाइम पर एसएमएस ट्रांसलेशन भी शेयर हो जाएगा। सो आपको भी परेशान नहीं होना है। अब हम आते हैं रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन पे। ये दो सेक्शन, रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेक्शन, अगेन आई एम रिपीटिंग कि रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेक्शन तुम्हारे रीडिंग कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़े, आप एसे में अच्छा एसे लिख सको, आप इंटरव्यू में सही जवाब दे सको। तो इस रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में पहला आर्टिकल आज के लिए क्या है, हरेंद्र नाथ बरुआज पेट्रियोटिक आइडियल्स, आसाम ट्रिब्यून अगस्त 30 में आपको श्री हरेंद्र नाथ बरुआ जी के पेट्रियोटिक आइडियल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। पढ़िए इनके बारे में और सीखिए इनके लाइफ से, इनके लाइफ इवेंट से। एंड द सेकेंड आर्टिकल इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस अगस्त 30, व्हाई ट्रेडिंग विथ चाइना एज अगेंस्ट द यूएस पोजेज मोर चैलेंजेस फॉर इंडिया। यहां पे बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा गया कि अभी हम देख रहे हैं कि यूएसए में डोनाल्ड चाचा जिस तरह से हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं, तो हमारी प्रॉक्सिमिटी चाइना से थोड़ी बेहतर हो रही है। पर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा गया कि क्या हम चाइना के करीब जाकर अपने इकोनॉमी को और बेहतर कर पाएंगे या हमारे लिए नए चैलेंजेस हो सकते हैं। सो दिस आर्टिकल हैज मेड इट वेरी क्लियर। ये आपको आईआर के आंसर लिखने में, इंटरव्यू में बड़ा हेल्प करेगा। ये आपको जीएस पेपर 5 में हेल्प करेगा। सो रीड दिस टू आर्टिकल्स। ये आज के लिए आपके दो रीड एंड रिफ्लेक्ट के सेक्शन हो गए। ओके, एंड वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, प्री सिक्योर्ड जो मैं अभी तक स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पर करवा रहा था, सितंबर 1 से मतलब मंडे से ये किस चैनल पर होगा, स्मार्ट आईएएस यूपीएससी चैनल पर। दिस इज द डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या बोले उसे, चैनल का नाम है स्मार्ट आईएएस यूपीएससी। ठीक है, आप YouTube पे जाकर स्मार्ट आईएएस यूपीएससी टाइप करोगे, आपको YouTube चैनल दिख जाएगा स्मार्ट आईएएस यूपीएससी। प्री सिक्योर सितंबर 1 से आपको उसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज के प्री सिक्योर का पहला टॉपिक, द टाइमलेस टीचिंग्स ऑफ श्रीमंत शंकरदेव, कि किस तरह से श्रीमंत शंकरदेव की टीचिंग्स टाइमलेस टीचिंग्स है, जो हमारे लिए आज भी महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की टीचिंग्स आज भी हमारे लिए उतनी ही रिलेवेंट है जितनी कभी 15th, 16th, 17th सेंचुरी में रही थी। हम इनके बारे में पहले थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन की बात कर लें, या मेंस का आंसर कैसे लिखना है वो कॉन्टेक्स्ट और इंट्रोडक्शन में तुम्हें हर सेशन में बता देता हूं कि आप बात कर सकते हो कि त्रिभुव तिथि अभी हमने जस्ट रिसेंटली सेलिब्रेट की। मतलब एक तरह से कहें तो वो तिथि, वो डेट जब इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 25 अगस्त। अभी हमने 25 अगस्त 2025 को इस साल का तिरुभव तिथि या तिरुभव तिथि भी बोला जाता है, उसे सेलिब्रेट किया।
एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट तिरुभव तिथि? क्योंकि ना ये इन सेंट का, जब तक ये लोग अपने मनुष्य फॉर्म में थे, जब इन्होंने मनुष्य फॉर्म में जन्म लिया, तो चाहे हमारे गुरु नानक देव हो, श्रीमंत शंकर देव हो, चैतन्य महाप्रभु हो, कबीर हो, इन सब ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी अपने सारे कार्य किए। और फिर उसके बाद इटर्नल सोल से मिलकर, मतलब मृत्यु के पश्चात भी इनके आइडियाज हमें आज भी सिखाते हैं, आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। दैट्स वाई डेथ एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। सो ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया कि किस तरह से इन्होंने 15th 16th सेंचुरी में पूरे असम के समाज को और भारतीय समाज को एकासरण नाम धर्म की शिक्षा दी कि हमें समाज में, जैन फिलॉसफी में हम लोग पढ़ते हैं अनेकांतवाद और स्यादवाद, जहां पे बताया जाता है कि सच को बताने के, सत्य को बताने के मल्टीपल फॉर्म होते हैं, लेकिन वो मल्टीपल फॉर्म भी कहीं एक से ही स्टार्ट होता है। वही शिक्षा इन्होंने दी, अपनी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना और बिना रिजिडिटी के भगवान की वर्शिप करना, जिसे भक्ति कहा जाता है। भक्ति जो कि भजने के रास्ते से शुरू होगी, भजना मतलब उसका नाम लेना, और इसलिए नाम घर का फॉर्मेशन होगा। ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। लेट्स डिस्कस इट। इनके कोर टीचिंग्स पर अगर मैं आता हूं, अगर इनकी कोर टीचिंग्स की बात करें कि क्या कोर टीचिंग्स रही, क्या एसेंस रहा, तो एकासरण नाम धर्म के बारे में लोगों को बताना, दैट इज एडवोकेटिंग द डिवोशन टू वन गॉड, अ सिंगल गॉड, विष्णु श्री कृष्ण, कि हम एक गॉड की वर्शिप करेंगे, भगवान विष्णु की या कृष्ण की वर्शिप करेंगे, और उनकी वर्शिप करते हुए, जिसमें रिजिडिटी नहीं होगी, रिचुअल्स नहीं होंगे, रिजिड रिचुअल्स नहीं होंगे, उनकी वर्शिप करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए हम अपने जिंदगी को जिएंगे। सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है इनकी कोर टीचिंग। एंड दैट्स व्हाई स्पिरिचुअल इक्वालिटी की बात होती है, जहां पे किसी भी बैकग्राउंड से आप आओ, आप अहोम हो, आप नॉन अहोम हो, आप एसमीज हो, नॉन एसमीज हो, इंडियन हो, नॉन इंडियन हो, सबके लिए टीचिंग बराबरी से इक्वली एप्लीकेबल होगा, सबके लिए खुले हैं। भक्ति ओवर रिचुअल्स, ये दूसरा सिग्निफिकेंस। ऐसा नहीं था कि इंडिया में पहले भक्ति नहीं होती थी, पर भक्ति या वर्शिप का जो तरीका था इंडिया में, वो शायद रिचुअल से भर चुका था। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, उन्होंने अपनी जीवनी से लोगों को सिखाया था कि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग। तभी भगवान राम एक बार, अपने पिता ने एक बार इच्छा जाहिर की, उन्होंने अपने पिता की इच्छा को, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वनवास हंसते खेलते स्वीकार किया। वहां जाकर मां सबरी के हाथों से लेकर जूठा बेर खाते हैं। लेकिन इन्हीं भगवान राम की पूजा करने के लिए लोगों ने रिजिडिटी स्टार्ट कर दी थी। इन्हीं भगवान राम को भगवान मानते हुए भी कुछ लोगों ने अनटचेबिलिटी स्टार्ट कर दिया था। जो इंसान मां सबरी के हाथ से लेकर जूठा बेर खा रहा है, जो केवट के पांव धो रहा है, भला उसके फॉलोवर क्यों अनटचेबिलिटी को माने? शायद कुछ ऐसी रिजिडिटी आ गई थी समाज में, जिन्हें दूर करने का काम भक्ति मूवमेंट के सेंट्स ने किया, अलग अलग हिस्से में इंडिया के अलग अलग जगहों पर। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है, ये इनकी कोर टीचिंग है। इन्होंने डिवोशन के बारे में बताया। डिवोशन के बारे में क्या, कि ऊपर जो गॉड है ना, आप उसको सुप्रीम फिगर की जगह अपने बिलव्ड की तरह देखो, अपने प्रियतम की तरह देखो, और उस प्रियतम के लिए डिवोशन ही मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है। दैट्स व्हाई यूनिटी ऑफ डिवोशन, एक देव एक सेवा, एक बिने नहीं केवा। एवरीडे एक्शंस एज डिवोशन, साथ ही साथ ये भी बताया, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के ड्यूरेशन में गीता में उपदेश दिया कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम मां कर्म फल हेतुर्भुर्मो ते संगोस्त्व कर्मणि, कि कर्म की ही प्रधानता है। वही ये भी बता रहे थे कि हमारा हर दिन का एक्शन ही हमारा डिवोशन है। तो अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना काम मन लगाकर करो, यही भक्ति है। यह बात समझाने का काम श्रीमंत शंकर देव जी ने किया। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने कल्चर को एक रिफॉर्म टूल की तरह इस्तेमाल किया। इसलिए देखो मैंने हेडिंग क्या है यूज किया है, यूज ऑफ आर्ट एंड कल्चर एज रिफॉर्म टूल्स। क्या? अंकिया नाट्स का फॉर्मेशन करना। अंकिया नाट, अंकिया नाट, चाहे आप यहां अंकिया नाट की बात करें या इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आप रासलीला की बात करें, जो उत्तर प्रदेश बिहार के गांवों से शुरू हुआ, ब्रज रीजन से। तो अंकिया नाट, रासलीला अलग अलग रीजन, ये हो गए आपको उत्तर प्रदेश वाले रीजन, मथुरा वाले रीजन। यहां पे अंकिया नाट क्या है, यहां पे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल आइडियाज को, मोरल थीम्स को सिंपल थिएट्रिकल मैनर में बताया गया। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से, उनकी बाल लीला से और महाभारत के युद्ध में उनके उपदेश से क्या इंसान सीख सकता है, उसे सिंपल तरीके से बताने का काम अंकिया नाट में किया जा रहा है। डिवोशनल सॉन्ग्स फ्रेम किए गए, जिनको हम बोर गीत बुलाते हैं, जिसने ना सिर्फ
म्यूजिकल ट्रेडिशन को पेट्रोनाइज किया, जिसने ना सिर्फ जो इंडिजीनियस लैंग्वेज है उसको पेट्रोनाइज किया, उसको प्रिजर्व किया, बल्कि साथ ही साथ लोगों को दिखाया कि ये बोर गीत जो है इसमें किसी भी टाइप की रिजिडिटी नहीं है। क्या अपर कास्ट, क्या लोअर कास्ट, क्या मेल, क्या फीमेल, हर कोई गा सकता है भक्ति में। सत्रिय डांस, सत्रिय नृत्य जो कि इंडिया के क्लासिकल डांस में से एक है, उसकी स्थापना हुई, क्योंकि जो सत्र थे वो सत्र हर किसी के लिए खुले थे, और उस सत्र में कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति के लिए झूम उठना, यही सत्रिय डांस होता है। और नामघर एंड सत्राज की एस्टेब्लिशमेंट करना, जो कि सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में, जो कम्युनिटी सेंटर्स के फॉर्म में डेवलप हो रहे थे। तो ये हो गए इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये हो गई इनकी टीचिंग्स, यही हमें सीखना है। मतलब ना यहां अभी तो क्या है कि एक टाइम बाउंड है, फिर भी तुम्हारे लिए 1 घंटे की वीडियो में मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो भी 1 घंटे हो, 30 मिनट हो, 40, 50, 60, जितना भी मिनट हो, कमी नहीं है इनके बारे में पढ़ने के लिए, बोलने के लिए। शायद 1 घंटे का टाइम कम पड़ जाए एक टॉपिक पर बोलते हुए भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स। श्रीमंत शंकरदेव जी की टीचिंग से क्या सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स हुए? तो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो सोशल कोहेजन को प्रमोट करना। आसाम में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स मिलते हैं, जैसे होम्स, खोज, स्यूटिया कम्युनिटी। इन सारे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, इवन नॉन एसएमएच कम्युनिटी के लोग, और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि सिर्फ नॉन एसएमएच कम्युनिटी नहीं, अभी हम इनको नॉन इंडियन कम्युनिटी के लिए भी, जो इंडियंस नहीं है उनके लिए भी, इन सारे कम्युनिटी के लोग, इन सब में एक स्पेशलिटी कि अगर आपको मोक्ष या मुक्ति चाहिए तो आप डिवोशन का रास्ता चुनो। तो अपने बीच के डिफरेंसेस भुलाकर आप नाम घर में, सत्र में इकट्ठे होकर डिवोशन के रास्ता से भगवान को पा सकते हैं। रिलीजियस हार्मनी प्रोमोट करना। श्रीमंत शंकरदेव जी ने क्या बताया? एक भगवान का रास्ता बताया ना, भगवान विष्णु का। तो ये जो मोनोथेइज्म का आइडिया है ना, ये रिलीजियस हार्मनी भी प्रोमोट करता है। कल्चरल रिनाइसा थ्रू भावना। भावना, श्रीमंत शंकरदेव जी का अंकिया नाट और भावना जो है, जो इन्होंने ड्रामेटिक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में लोगों को समझाया, ये ना कल्चरल रिनाइसा, कल्चरल अपलिफ्टमेंट का भी काम करता है। शायद ये भावना या अंकिया नाट की जो कला थी, ये पहले से असम के लोगों के बीच में थी, बस उन्हें एक नया नाम देकर, उन्हें एक नया तरीका देकर, उन्हें एक नया अप्रोच देकर लोगों के बीच पॉपुलर करना, यह था कल्चरल रिनाइसा, कल्चरल पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। एडुकेशनल एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। अभी मैंने तुम्हें बताया कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला हो या रास लीला हो या फिर महाभारत हो, उनको भागवत पुराण का एसएमएज में ट्रांसलेशन करना, विष्णु पुराण या भगवान विष्णु से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें हैं उनका एसएमएज में ट्रांसलेशन करना, ना सिर्फ एसएमएज लैंग्वेज का पैटर्नाइजेशन कर रहा था, बल्कि एडुकेशनल एंड लिटरेरी ग्रोथ भी करवा रहा था एसएमएज सोसाइटी का। एबोलिशन ऑफ कास्ट बैरियर। जब समाज कास्ट के बॉन्डेज से जकड़ा हुआ था, तब श्रीमंत शंकरदेव जी और कबीर और चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्ति मूवमेंट के सेंट ने उस कास्ट बैरियर को तोड़ने का काम किया। एंड दैट्स वाई सतराज में किसी भी टाइप की रिजिडिटी नहीं थी। डिफरेंट ग्रुप्स, चाहे वो बोडोज हो, चाहे वो अहोम हो, चाहे वो नॉन अहोम्स हो, सबके लिए खुले रखे जाते हैं। अब हम प्रेजेंट में इनकी टीचिंग से क्या सीख सकते हैं? व्हाट आर द रेलेवेंस ऑफ श्रीमंत शंकरदेव टीचिंग इन प्रेजेंट सोसाइटी? जहां पे 2 चैलेंजेस होते हैं। एक तो इन टीचिंग्स को प्रिजर्व करना, किसके लिए? आने वाली जनरेशन के लिए, जिनको हम प्यार से जेनजी भी बुलाते हैं। अभी जो प्रेजेंट हमारी यंगर जनरेशन है, जो शायद इन चीजों में उतना दिलचस्पी नहीं दिखाती है, जो शायद इन चीजों से दूर भागने का काम करती है, अरे नहीं ये हमें समझ में नहीं आ रहा, ये हमें बोरिंग लगता है। तो बोरिंग इसलिए नहीं लगता है कि ये नॉलेज बोरिंग है, इसलिए क्योंकि आप उसको सीखने की कोशिश नहीं करते, और सिखाने का तरीका शायद थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। सो दैट इज द वे फॉरवर्ड कि हम प्रेजेंट में इसे कैसे प्रिजर्व करके रख सकें। तो हम इसके लिए वीआर एडेप्शंस कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी का। वर्चुअल रियलिटी से अगर एवेंजर्स मूवी दिखाई जा सकती है, डायनासोर्स दिखाए जा सकते हैं, तो वर्चुअल रियलिटी मीडियम का यूज करके श्रीमंत शंकरदेव जी की टीचिंग्स में जेनजी को या यंगर जनरेशन को दिखाई जा सकती है। स्कूल इंटीग्रेशन, स्कूल के कोर्सेस में श्रीमंत शंकरदेव जी के बारे में सिखाना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को एफर्ट क्या देना चाहिए, गवर्नमेंट को एफर्ट क्या करना चाहिए कि इनकी टीचिंग्स से रिलेटेड डिफरेंट परफॉर्मेंस वो स्कूल करिकुलम का हिस्सा बने, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड कॉलेजेस तक। अब प्राइमरी में बच्चा कैसे करेगा? तो प्राइमरी में बच्चा कृष्ण बनकर अगर किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में, कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जाता है, तो श्रीमंत शंकरदेव जी के आइडियल्स को भी बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज द नीड जिसे हम अभी लोगों तक पहुंचा सकेंगे। एंड नामघर्स को रिवाइटलाइज करना।
नामघर जो ट्रेडिशनल रास्ते पे चल रहे हैं, पहले भी हमने कई बार बात की कि ट्रेडिशनल रास्ते पे चलते हुए नामघर अगर ट्रेडिशनल रास्ते पर चल रहे हैं तो नई जनरेशन का उनके साथ टच नहीं हो पाता है। अगर डिजिटाइजेशन नहीं है, इंटरनेट से कनेक्शन नहीं है, तो शायद आसाम या आसाम से बाहर निकलना, इंडिया और इंडिया से बाहर निकलने में दिक्कत होती है। हमें वो सारी चीजें करनी है कि हम इनको इंटरनेट से कनेक्ट करें, स्किल्स प्रोवाइड करें, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाएं, जिससे नामघर के अंदर जो नॉलेज छिपा है अलग अलग नामघरों में, अलग अलग सत्रों में, वो लोगों तक पहुंच सके। सिर्फ असम में नहीं, असम से बाहर और इंडिया से बाहर लोगों तक पहुंच सके। दैट इज द नीड, दैट इज, यही नीड हमारी है। हम कम्युनिटी थिएटर्स एंड आर्ट्स रिवाइवल कर सकते हैं कम्युनिटी थिएटर्स के थ्रू, कम्युनिटी थिएटर्स अंकिया नाट भावना के थ्रू। डिजिटल हेरिटेज इनिशिएटिव्स अपना सकते हैं, डिजिटल हेरिटेज बना सकते हैं। श्रीमंत शंकर देव जी की टीचिंग का आर्काइव बनाना, और कैसा आर्काइव बनाना? डिजिटल आर्काइव बनाना। इवन ये काम तुम में से भी कोई कर सकता है, पहले भी हो रखा है, उसको नए तरीके से कर सकते हो। आज आपको भगवत गीता पढ़नी है तो आप गूगल पे जाके टाइप करो भगवत गीता, उसके इंग्लिश, असमीज, हिंदी, तमिल, मलयालम कई ट्रांसलेशन मिलेंगे, और जो नहीं मिल रहे हैं वो करने का काम तुम कर दो। इसी तरह से श्रीमंत शंकर देव जी की टीचिंग का डिजिटल हेरिटेज इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा सकता है। इनहेंसिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, जो अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि किस तरह से डिजिटल टूल्स को यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाया जा सकता है, जिससे नॉलेज हमेशा बरकरार रहे और नॉलेज का लॉस नहीं हो, प्रेजेंट जनरेशन के भी काम आए और पुरानी नॉलेज अपने प्योर एसेंस के साथ आगे कंटिन्यू हो सके। एंड सो नाउ दिस मेंस बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, और अब ये मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, जो आप लिखोगे और प्रैक्टिस करके फिर मुझे दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एन इंटरनेशनल इवेंट जिसका इंपैक्ट इंडिया में पड़ेगा। क्या है? रखाइन क्राइसिस इंपैक्ट ऑन असम। थोड़ा जल पी लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। रखाइन क्राइसिस इंपैक्ट ऑन असम। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या है रखाइन क्राइसिस। आप अगर इस पिक्चर को देखोगे तो इस पिक्चर में आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये जो बेचारे अभागे लोग हैं, जिस भी रीजन के हों, है ना, पॉलिटिक्स अपने जगह है लेकिन मानवता अपने जगह होती है। हाँ, ये बात सही है कि हम हर किसी को अपने घर में नहीं जगह दे सकते हैं, हमारे घर में हमारे घर वालों के लिए जगह होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। लेकिन मानवता ये कहता है कि अगर कोई आपके दरवाजे पर खड़ा है तो उसको एक रोटी खिला दो, एक लोटा पानी पिला दो, उसके लिए कोई ऐसा इंतजाम कर दो कि वो अपने घर में सुरक्षा से रह सके। और भारतीय और भारत सरकार ये कर सकती है, इतने कैपेबल तो हम बने अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से। तो उसी की आज हम बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये कॉन्टेक्स्ट है ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रखाइन स्टेट म्यांमार, जिसको पहले अरकान के नाम से, अरकान बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो ये हिस्ट्री हो गई कि म्यांमार का जो नॉर्दर्न प्रोविंस है रखाइन स्टेट, ये अरकान के नाम से जाना जाता था। यहाँ दो ग्रुप के बीच वायलेंट इंसिडेंसेस हो रहे हैं। एक है रोहिंग्या मुस्लिम्स एंड दूसरे हैं रखाइन बुद्धिस्ट कम्युनिटीज। इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में ये जो वायलेंट इंसिडेंसेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच ये लोग, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स पॉपुलेशन है, रोहिंग्या पॉपुलेशन है, नाउ दे आर फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम रखाइन प्रोविंस। अब इन्हें रखाइन प्रोविंस से बाहर निकलकर बांग्लादेश में या बांग्लादेश से निकलकर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जगह ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेज स्टार्ट होता है, या प्रेजेंट में रखाइन स्टेट के क्या सिचुएशन है। एक्यूट ह्यूमैनिटेरियन नीड। ह्यूमैनिटेरियन नीड, क्या क्या ह्यूमैनिटेरियन नीड हो सकते हैं? इंसान को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, मतलब हंगर। डिजीज फ्री लाइफ चाहिए। क्यों? क्योंकि वायलेंस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, डिजास्टर्स की वजह से नहीं, ये नीड भी नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई द एक्यूट ह्यूमैनिटेरियन नीड ऑफ फूड, शेल्टर, सेफ शेल्टर, पीसफुल लाइफ, दिस काइंड ऑफ क्राइसिस इज अराइजिंग इन द रखाइन प्रोविंस, रखाइन रीजन ऑफ म्यांमार। ये क्राइसिस अराइज हो रहा है। द रोहिंग्याज, जैसा कहा जा रहा है कि इन कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो वायलेंस हो रहा है, हालांकि इसकी भी अपनी हिस्ट्री है कि रोहिंग्याज के अगेंस्ट वायलेंस जो स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि दिस वायलेंस वाज इनिशियली टारगेटेड टुवर्ड्स देम। इसके अलग अलग पहलू हैं, उसे हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। आज बात करते हैं कि रोहिंग्या जो अभी एक्सट्रीम स्ट्रेस में रह रहे हैं नॉर्दर्न रखाइन प्रोविंस में, व्हाई? बिकॉज द अदर कम्युनिटी दे आर टारगेटिंग देम। और अभी टारगेट के वजह से, अभी वायलेंस के वजह से, इवन like some groups of Myanmar, sometimes even we have seen that some
ग्रुप्स, सम आर्म्ड ग्रुप्स, है ना, उनको आर्म्ड ग्रुप्स हम बुला ले म्यांमार के, जिनका पहले इसके कोई लेना देना नहीं था इस डिस्प्यूट से, इवन नाउ दे हैव बिकम पार्ट ऑफ इट, इस वायलेंट स्ट्रगल के वो भी पार्ट बन गए, एंड दैट्स व्हाई द रोहिंग्या पॉपुलेशन दे आर इन एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशन। एड फंडिंग क्रंच, जो पैसे चाहिए कि अगर हम माइग्रेट करके दूसरे जगह पर जा रहे हैं या हमको राशन की नीड है, बाकी इसेंशियल सर्विसेज की नीड है, वो भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दैट इज द प्रेजेंट सिचुएशन। एंड नेबरहुड डिप्लोमेसी, नेबरहुड डिप्लोमेसी क्या कि बांग्लादेश एंड मलेशिया, जहां पे पहले से कहीं ज्यादा रोहिंग्या जा चुके हैं, अब रोहिंग्या मुस्लिम पॉपुलेशन बोला जाता है तो उनके लिए एक नेचुरल चॉइस बांग्लादेश पे हो जाता है, पर बांग्लादेश बोल रहा है कि भैया हम पहले से परेशान हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप लगी हुई है कॉक्स बाजार रीजन में। सो हमारा बांग्लादेश और म्यांमार, जो कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए एक सेफ हाउस हो सकता था, वो खुद अब दम तोड़ रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। बांग्लादेश का खुद अपना माइग्रेशन का प्रॉब्लम अभी भी चल ही रहा है, माइग्रेट करके लोग आसाम में, बंगाल में, त्रिपुरा में सेटल होते हैं। दैट इज एन ऑन गोइंग चैलेंज। सो दैट्स व्हाई ये रोहिंग्या चैलेंज उनके लिए और बड़ा हो जाता है। सिक्योरिटी इश्यू आसाम से के लिए क्या जनरेट हो सकते हैं कि रोहिंग्या इशू, ये जो रोहिंग्या रखाइन प्रोविंस म्यांमार से स्टार्ट हुआ, म्यांमार रीजन से स्टार्ट हुआ, जो बांग्लादेश मलेशिया तक पहुंचा और वहां के रास्ते आसाम इंडिया पहुंच रहा है। आसाम के लिए क्या सिक्योरिटी इशूज है? तो आसाम के लिए सिक्योरिटी इशूज है बॉर्डर एक्सपोजर का। एज आसाम शेयर्स अराउंड 263 किलोमीटर बॉर्डर विद बांग्लादेश, स्पेशली किस रीजन में, यहाँ धुबरी, साउथ सलमारा, इन 4 एरिया जो हैं, यहाँ पे ना पुलिसिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पुलिसिंग करना मतलब रेगुलर पेट्रोलिंग करना मुश्किल हो जाता है, ये चेक कर पाना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा कौन से लोग लीगली एंटर कर रहे हैं, कौन इलीगली एंटर कर रहे हैं। And that is one of the reason behind large number of Bangladeshi people who have settled illegally in Assam as well as in some parts of West Bengal and Tripura and Meghalaya and other regions. क्यों? क्योंकि ऐसे कई रीजन्स हैं जहां पे पुलिसिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। दूसरे टॉपिक की हम बात करें तो रिवर लाइन वर्नरेबिलिटी। रिवर लाइन वर्नरेबिलिटी क्यों? बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर, अब ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड फ्लड आता है, इसको लेकर हमने कई बार बात किया, इसके कई सीजनल चैनल्स ओपन हो जाते हैं। मतलब बड़ी ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है, इतने ज्यादा पानी के साथ बह रही है, तो इसके छोटा सा एक चैनल स्टार्ट हो जाएगा, और ये चैनल, इसमें भी बारिश के टाइम में काफी पानी रहता है। एंड नाउ दिस बिकम वन ऑफ द सोर्स, वन ऑफ द मीन्स फॉर इलीगल क्रॉसिंग एज वेल एज स्मगलिंग, सीजर ऑफ कैटल्स, ड्रग एंड रिकरेंट आर रिकरेंट अराउंड धुबरी। धुबरी के अराउंड, धुबरी आसाम में ये सारे इश्यूज रेगुलरली पाए जा रहे हैं कि एनिमल्स को सीज कर लिया जा रहा है, या मिल्च एनिमल्स को कट किया जा रहा है मीट के लिए, मिल्च एनिमल्स को वहां से मिल्च एनिमल्स की चोरी हो रही है, जिसके वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होते हैं दो कम्युनिटी के बीच में। ठीक है, ड्रग्स इश्यूज, ये भी एक रीजन है। स्पिल ओवर रिस्क फ्रॉम रखाइन। स्पिल ओवर रिस्क क्या है? दैट एनी फेल्योर और इंटरप्शन ऑफ अ कॉरिडोर कैन ट्रिगर सेकेंडरी मूवमेंट्स टुवर्ड्स इंडिया। कि अगर बात ऐसी करें कि अगर हम इंडिया से या इंडिया में उनको सेफ पैसेज देने की बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि रखाइन प्रोविंस में जो सिचुएशन है वो अचानक से ऐसी बढ़े कि वहां से लार्ज नंबर पे माइग्रेशन इंडिया में स्टार्ट होना शुरू हो जाए। तो यहां पर अपने यहां सेफ पैसेज देने के लिए या सेफ हाउस देने के लिए हमें यह बात सोचनी होगी कि रखाइन प्रोविंस में प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम वहां बनी रहेगी तो यह चैलेंज कभी इंडिया में खत्म नहीं होगा। क्राइम कॉन्फ्लिक्ट नेक्सस। म्यांमार नॉर्थ ईस्ट आर्क जो है, इट हैज बीन राइजिंग एज ए सिंथेटिक ड्रग फ्लोज। एक तुम्हें मैं मैप दिखाता हूं, लुक एट दिस मैप। आप इस मैप को देखिए, यहां पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, 2 एंगल, एक है गोल्डन क्रेसेंट, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और एक है ये गोल्डन ट्रायंगल। ये दोनों रीजन जो है ना, इस दोनों रीजन से ड्रग मेनांस का प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंडिया को झेलना पड़ता है, राइट। एंड अभी हम गोल्डन क्रेसेंट पे नहीं जाएंगे, हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो अगर हम ये प्रॉब्लम, रोहिंग्या इशू का प्रॉब्लम या रखाइन में जो वायलेंस चल रहा है, म्यांमार रखाइन रीजन्स में वायलेंस का प्रॉब्लम, इसको नहीं सॉल्व कर सके तो ड्रग इशू इस रीजन के थ्रू और बढ़ सकता है। हम तो हेल्प करेंगे किन्हें? जो कि बेचारे किसी रीजन के वजह से, वायलेंस के वजह से या बाकी रीजन्स के वजह से वहां से मूव कर रहे हैं, बट इसका फायदा कुछ इलीगल ग्रुप्स, कुछ इलिसिट मीन्स रखने वाले लोग उठाएंगे, और उसके वजह से ड्रग इशू इंडिया में काफी बढ़ सकता है। दैट्स रियली अ चैलेंज, ये एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। ठीक है,
as well as internal triggers. Internal triggers क्या? Already Assam is fighting with the issue of illegal migrants from Bangladesh. Now if the Rohingyas from Myanmar, if they would be given the passage towards India, Assam, तो जो इंटरनल चैलेंज अभी बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स के लिए है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और कई इंटरनल ट्रिगर्स, कई इंटरनल प्रॉब्लम्स अराइज होने शुरू हो जाएंगे. सो आसाम के लिए, पूरे भारत के लिए, भारत सरकार के लिए इस इशू को ना केयरफुली सॉल्व करने की जरूरत है कि हम अपने ह्यूमैनिटेरियन एंगल को भी बनाए रखें, लेकिन साथ ही साथ आसाम या किसी भी स्टेट, एक मिनट, किसी भी स्टेट के ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं क्रिएट हो. ओके, सो हम क्या वे फॉरवर्ड प्रपोज कर सकते हैं? ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, व्हाट दैट वी कैन provide them a neutral solution by keeping in mind the need of border states like Assam और बंगाल और त्रिपुरा और मेघालय, कि हम उनको एक न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, हम कॉरिडोर को मॉनिटर करें, हम कैलिब्रेटेड मैसेजिंग करें रखाइन रीजन्स में जो भी साइड है, चाहे वो बुद्धिस्ट साइड हो या रोहिंग्या मुस्लिम साइड हो या जो भी आर्म्ड ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, कोई और डिफरेंट साइड्स हो. इंडियन गवर्नमेंट अगर उनके साथ प्रॉपर मैसेजिंग करती है, अगर उनके साथ एक चैनल ओपन करती है टॉक्स का, देन दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, नॉट इन शॉर्ट मैनर बट थोड़ा टाइम लेकर ही इस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है. दैट इज अ पॉसिबल वे फॉरवर्ड. बॉर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी मेजर्स को और स्ट्रॉन्ग करना, टू सील रिवराइन गैप्स स्मार्टली. हाँ, स्मार्ट बनने की जरूरत तो है. जो भी रिवराइन गैप्स है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि ब्रह्मपुत्रा के चैनल्स ओपन हो जाते हैं, तो यहां पर ना हमें नीड है उनकी भी, वैसे जियो साइंटिस्ट की भी, या हमें नीड है लोकल पुलिस की भी, लोकल लोगों की भी. वो हमें बताएं कि किस तरह से ब्रह्मपुत्रा के चैनल पिछले कुछ सालों में ओपन हुए हैं या कौन सा चैनल रेगुलरली ओपन रहता है, तो वहां पर हम अपनी पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग बढ़ा सकते हैं. हम रिवर रेडार या नाइट पेट्रोल्स को इंक्रीज करेंगे, और बीएसएफ जो कि इंडिया के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको असम पुलिस के कंट्रोल रूम्स के साथ ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. सर्च अगेंस्ट स्मगलिंग, बीएसएफ, असम पुलिस एंड कस्टम, इनको अपने ऑपरेशन को तेज करना पड़ेगा ताकि इलीगल स्मगलिंग, जो लोग इस इशू का फायदा उठाकर, रोहिंग्या इशू का फायदा उठाकर स्मगलिंग बढ़ाने का काम करते हैं, वो वहीं रुक जाए. दैट थिंग इज रिक्वायर्ड. लीगल एंड प्रोसीजरल क्लैरिटी भी चाहिए. लीगल एंड प्रोसीजरल क्लैरिटी क्यों? वी नीड अ फास्ट ट्रैक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स. ये चीज तो हमें बांग्लादेश के भी माइग्रेंट्स प्रॉब्लम इशू को सॉल्व करने के लिए जरूरत है. पॉलिटिसाइजेशन नहीं करने की जरूरत है. अगर हम ऐसे फास्ट ट्रैक फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश कर सके, तो जो लोग इलीगल रूप से इंडिया में सेटल्ड हैं, हम उन्हें उनके घर भी वापस भेज सकते हैं, वाइल कीपिंग द ह्यूमैनिटेरियन थिंग्स इन माइंड एंड डेवलपिंग द प्रोटेक्शन फ्लोर्स. प्रोटेक्शन फ्लोर्स क्या? clear guidelines for handling and unaccompanied minors, trafficking victims and medical emergencies. कि जो बेचारे माइनर्स हैं, जिनका सपोज माइग्रेशन के ड्यूरेशन में उनके माँ बाप बिछड़ गए, उनके बड़े बिछड़ गए और अब उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है, हमें उन्हें रोकना चाहिए. उन्हें एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे पहले रोक कर, आइडेंटिफाई कर एक सेफ शेल्टर प्रोवाइड करना होगा और फिर वापस उनके घर भेजने का इंतजाम करना पड़ेगा. या जो मेडिकल इमरजेंसी है कि ड्यूरिंग माइग्रेशन इफ सम पीपल हैव कॉट सम सीरियस मेडिकल इश्यू, इंजरी की वजह से या बाकी चीजों की वजह से, तो उन मेडिकल इमरजेंसीज के लिए वी शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्लोर, द प्रोटेक्शन मेजर्स. उनके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन मेजर्स प्रोवाइड करने का काम करना. दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड, जहां पे ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी ध्यान रखा जाएगा, साथ ही साथ इंडिया की नीड और इंडिया की जो कैपेसिटी है माइग्रेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उन दोनों चीजों को बैलेंस करके आगे बढ़ा जा सकता है. ये वो वे फॉरवर्ड है. एंड सो अब इस इशू पर बेस्ड आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन 150 वर्ड में. अच्छा, एक और बात, 150 वर्ड में भी आंसर लिखने की उतनी ही प्रैक्टिस करो जितने 250 वर्ड में, सो दैट तुम अपने आंसर को लिमिट करना सीखो. अदरवाइज स्टूडेंट ना आंसर को लिमिट नहीं कर पाते, ये मैं देख रहा हूं कई बार तुम में से कई स्टूडेंट्स के आंसर्स में. ऑल्सो जब भी, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए, यहाँ मैंने क्या पॉइंट मेंशन किया? ह्यूमैनिटेरियन एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स. तो मैंने एक्सप्लेन किया ना 2 लाइन में, मैंने तो ज्यादा लिखा है, तुम उसको 2 लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. सिर्फ ना पॉइंट लिख के नहीं छोड़ दो, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो गया, वैसे में मार्क्स नहीं मिलेगा. एटलीस्ट एक्सप्लेन इट, थोड़ा एलेबोरेट करो उसे, देन यू वुड गेट द मार्क्स, तब आपको मार्क्स मिलेगा मेंस में. सो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ मार्टर तिलक डेका. इनके सुप्रीम सैक्रिफाइस के बारे में पढ़ेंगे हम. देखते हैं अभी.
तो क्या सुप्रीम सेक्रीफाइस की बात हो रही है? बात स्टार्ट होती है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से। जैसा आप यहां देख सकते हैं 1942 अगस्त, 28 अगस्त 1942 को इन्होंने शहादत दी थी। अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसे शेयर किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से ही। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दी गई इनकी शहादत। तो थोड़ा हम इनके अर्ली लाइफ के बारे में जान ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे डिटेल में। इनका जन्म होता है मई 1924 में। फॉर्मल स्कूलिंग नहीं भी मिली, फिर भी इन्होंने ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्रीफाइस, कम्युनिटी सर्विस, इन चीजों को बाखूबी सीखा अपने पिता और अपने माता से। एंड दैट्स वाई फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, काफी अर्ली एज से ही इन्होंने कई नेशनलिस्ट एक्टिविटी में बाकी लीडर्स को देखकर पार्टिसिपेट करना भी शुरू किया। खुद इनके पिता, इनके चाचा जी, इन लोगों ने भी नेशनलिस्ट एक्टिविटी में इनका मार्गदर्शन किया। और फिर मौका आता है क्विट इंडिया मूवमेंट का। इनका जन्म देखो कब हो रहा है, जन्म हो रहा है 1924 में, और इनकी शहादत कब है, अगस्त 1942 में। तो काफी कम उम्र में इन्होंने शहादत दी है, लेकिन एकदम निडर होकर। खुदीराम बोस जी ने जो किया था, इंडिया के यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी खुदीराम बोस जी, किस इवेंट में, किस केस में फांसी हुई थी उन्हें? पॉज करके वीडियो को आंसर बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि खुदीराम बोस जी को किस केस में फांसी हुई थी। तो खुदीराम बोस जी ने जो किया, जिसे आगे जाकर भगत सिंह ने पूरा किया, जिसे कभी करतार सिंह सराभा ने फॉलो किया था, उसी रास्ते पर चलते हुए यहां पर तिलक डेका जी ने अपना योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरेशन में क्या होता है। तो आगे डिटेल में चलने से पहले क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि अगस्त 1942 में स्टार्ट होता है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक फील्ड से। ग्वालियर टैंक फील्ड बॉम्बे, जिसको अभी हम मुंबई बुलाते हैं, पर इसी बॉम्बे ग्वालियर टैंक फील्ड के सामने है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जहां स्थापना हुई थी कांग्रेस की, कांग्रेस का फाउंडेशन जहां हुआ था। और इसलिए डिसाइड किया गया कि जहां फाउंडेशन हुआ है ठीक उसी के सामने, वहां फील्ड से अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए आखिरी आंदोलन होगा, जिसका नाम रखा गया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और उसी टाइम में महात्मा गांधी ने, जैसा आप देख सकते हो, उन्होंने यहां क्या स्टेटमेंट दिया, पढ़िए इसे। वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। डू और डाई का मतलब क्या है, गांधी जी समझा रहे हैं कि वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, वी शैल नॉट लिव टू सी द परपिट्यूशंस ऑफ आवर स्लेवरी। कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस अपने प्रयत्न में मारे जाएंगे, क्योंकि हमें वो सुबह नहीं देखनी है जहां पे भारत गुलामी की ही जंजीरों में जकड़ा हो। इसलिए यहां पर तिलक डेका जी ने अपनी शहादत दी और बाकी शहीदों ने। ओके, चलिए फिर शुरुआत कैसी होती है क्विट इंडिया मूवमेंट से। क्विट इंडिया मूवमेंट जो बॉम्बे से शुरू हुआ, अब वो बॉम्बे से शुरू होकर नौगांव, मोरीगांव, आसाम, नागालैंड, बिहार, गुजरात, चेन्नई, इंडिया के अलग अलग पार्ट में चल रहा था। अभी हम फिलहाल इनको नौगांव, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट्स वाले रीजन में करते हैं, जहां पे ये इवेंट होता है। होता क्या है, एक पब्लिक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है, राह पब्लिक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है, विच वाज लेड बाय, अब ये ना आपके प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी आंसर लिखने के टाइम में आप इनका यूज करोगे, श्री महेंद्र नाथ हजारिका जी। महेंद्र नाथ हजारे जी की लीडरशिप में एक पब्लिक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है ब्रिटिश के अगेंस्ट, जहां पे लोग किस नारे को लगा रहे थे, डू और डाई, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, ब्रिटिश क्विट इंडिया। इस पब्लिक रैली को खत्म करने के लिए ब्रिटिश ने अपनी तरफ से फोर्स भी यूज की। और तुम्हें एक बात मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ाई है या आगे मैं पढ़ाऊंगा कि जब अगस्त 1942 में 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने जब ग्वालियर टैंक फील्ड से करो या मरो का नारा दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, उसके अगली सुबह ही बापू को और बाकी सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। एंड दैट्स वाई बापू का मैसेज हर किसी तक प्रॉपरली पहुंचा नहीं, प्लान पहुंचा नहीं। तब लोगों ने क्या शुरू किया, तो लोगों ने शुरू किया कुछ पैरेलल एक्टिविटीज, कुछ ऐसी अनप्लान्ड पैरेलल एक्टिविटी जो शायद बापू के संदेश में नहीं थी। जैसे रेलवे स्टेशन को बम लगा के उड़ा देना, रेलवे ट्रैक को उखाड़ कर फेंक देना, पुल को बम लगा कर उड़ा देना, जिससे शहर कट जाए बाकी हिस्से से और ब्रिटिश पुलिस नहीं आ सके। कुछ वैसा ही इंसिडेंट यहां पर होता है। द फ्रीडम फाइटर्स दे डिस्ट्रॉयज कचारी खांडा ब्रिज सो दैट द ब्रिटिश पुलिस कैन नॉट एंटर। हालांकि ब्रिटिश अपना रिटेलिएशन तेज किए हुए थे, कई लोगों की जाने जाती हैं, लाठीचार्ज, जेल जाना, दिस वाज अ नॉर्मल थिंग ड्यूरिंग दिस डेज। अब उसी में रात आती है फिर 28 अगस्त की। 28 अगस्त, यहां पे आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो, पेपा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
किसे पता था कि पेपा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कभी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए खुशी के दौरान यूज किया जाता होगा, आज इसी पेपा से उद्घोष किया जाएगा, घोषणा की जाएगी, लोगों को अवगत कराया जाएगा, लोगों को अवेयर कराया जाएगा कि वो ब्रिटिश आ रहा है, तुम चौकन्ने हो जाओ। ब्रिटिश ने फिर इन्हें गोली भी सामने से मारी पर ये हिले नहीं। सो व्हाट हैपेंड, अब हम तिलक देका जी की ब्रेवरी का इंसिडेंट देखते हैं। अगस्त 28 में क्विट इंडिया मूवमेंट के ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। इस ड्यूरेशन ये अपने चाची के घर जाते हैं मिकीर गांव वाले रीजन में, और वहां इन्हें मालूम पड़ता है कि अच्छा ब्रिटिश फिर से ट्राई कर रहा है रिटेलिएट करने का लोगों के ऊपर। एंड दैट्स व्हाई अपने अंकल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं गार्ड करूंगा लोगों को। कैसे गार्ड करूंगा कि मैं अलर्ट खड़ा रहूंगा, और जैसे ही ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश आर्मी मुझे आते देखेगी, मैं पेपा बजाकर लोगों को संदेश दे दूंगा कि चौकन्ने हो जाओ, ब्रिटिश आ रही है। एंड सो ही टुक दिस डिसीजन। और यहां पे पेपा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कभी कल्चर का पार्ट होता था, आज भारत के आजादी के स्वतंत्रता संग्राम का भी हिस्सा बन गया। ठीक है, नाउ ऑन द मिडनाइट व्हेन द ब्रिटिश पुलिस वाज एंटरिंग, ही स्टार्टेड यूजिंग पेपा, और पेपा से ये लोगों को अवगत कराते हैं। साथ में एक अपनी सी छोटी सी छुरी और एक लाठी लेकर, मतलब कहीं से भी हथियार बंद भी नहीं थे ज्यादा, बस ऐसे ही सिंपल ऐसे ही दिख रहे थे। एक लाठी ली तो शरीर से सिंपल दिख रहे थे, बट आत्मा से निडर थे, आत्मा से मजबूत थे। जैसे ही ब्रिटिश पुलिस आती है, इन्होंने पेपा बजाना शुरू किया, लोगों को अलर्ट करना शुरू किया। ब्रिटिश पुलिस ने इनको वार्निंग भी दी कि देखो हट जाओ, बट इन्होंने क्या बोला, यू डू योर जॉब, आई विल डू माई ड्यूटी, कि तुम अपनी नौकरी करो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इन्हें सामने से गोली मारी गई पर ये डरे नहीं, और जब तक आखिरी सांस बाकी थी तब तक इन्होंने पेपा बजाकर गांव वालों को अलर्ट करने का काम किया। ब्रिटिश की ब्रुटैलिटी यही नहीं खत्म होती है, इनके बॉडी को रोड साइड में ही बरी कर दिया था ब्रिटिश ने, लोगों के अंदर आतंक भरने के लिए। लेकिन तुम कितना भी आतंक भरने की कोशिश करो, जो आजादी के दीवाने होते हैं वो डरते नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने दूसरे की आजादी खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की पर नहीं डरे आजादी के दीवाने। इसलिए अगले रोज जब सुबह होती है, देन पेट्रियट्स लाइक महेंद्र नाथ हजारिका, लाल सिंह डेका एंड हिला गोटी डेका, इन लोगों ने मिलकर इनकी बॉडी को फिर से रिकवर किया, और जो भी सम्मान होता है, जो भी संस्कार होता है, उस संस्कार के थ्रू फिर इनका अंतिम संस्कार किया गया। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज वही है जब बॉडी को रिकवर किया गया था, बरीड बॉडी को रिकवर किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश ने बरी कर दिया था, फिर इस बरीड बॉडी को रिकवर किया गया। तो इस तरह से इन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर, अपना बलिदान देकर गांव वालों को बचाया। इन्होंने यूथ को सिखाया कि जब घड़ी बलिदान की आती है तो उस टाइम में रेडी रहना चाहिए, ताकि आपकी भारत माँ, आपकी जमीन सुरक्षित रहे। दैट वॉज हिज टीचिंग्स। अब हम इनकी लेगेसी की बात करते हैं। So if we talk about his legacy, then we talk about the शहीद स्तंभ, जो इनकी याद में बनाया गया है, जहां पर हर साल, वही जैसे मैंने कहा ना कि शहीदों के मजार पर लगेंगे हर बरस मेले, तो इसी शहीद स्तंभ के आसपास हर साल पब्लिक एजुकेशन एंड बाकी जो सेरेमनीज होती हैं वो की जाती हैं। इनकी जो डेथ है, तिलक्स डेथ बिकम इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल, ना सिर्फ यूथ के लिए बल्कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन का काम करती है, एंड इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, प्रेजेंट डे जनरेशन के लिए भी। ये इनकी लेगेसी है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। नाउ दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अ सिंपल येट इफेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिज लेगेसी, बेस्ड ऑन हिज कंट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट है गुलाब बोरबोराज, एक विजनरी आसाम के चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर। ये फैक्ट याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए इनकी हम बात करें तो इनका जन्म होता है 12 मार्च 1978 में, एंड 12 मार्च 1978 से लेकर 4 सितंबर 1979 तक ये ऑफिस में रहते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, है ना, बर्थ की नहीं बात में कर रहा, सॉरी, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम की ऑफिस की बात कर रहे हैं। So he is the first non-Congressy chief minister of Assam from 1978 to 1979 who worked on the idea of social justice. अभी मैंने तुम्हें इनिशियली ही बताया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और राम मनोहर लोहिया जी के बारे में। उन्हीं के आइडियल्स पे चलते हुए इन्होंने सोशल जस्टिस प्रमोट करने का काम किया आसाम में, और अपना योगदान देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ जो ऊपर पिक्चर है, यह है जेपी जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोगों ने इज्जत के साथ, प्यार के साथ किस उपाधि से सम्मानित किया, लोकनायक, लोगों के हीरो। सोशलिस्ट आइडिया के थ्रू इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के टाइम में
इंदिरा गांधी को आंख से आंख मिलाकर बोलना, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जिनके कई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बट आयरन लेडी ने सच में कई बार लोकतंत्र का हनन भी किया, और जब लोकतंत्र का हनन किया तो फिर जयप्रकाश नारायण और बाकी लोगों ने आंख से आंख मिलाकर कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर जी के की कलम है, उनकी लिखावट है। तो यह है लोकनायक जयप्रकाश नारायण और यह है राम मनोहर लोहिया, है ना, बिहार उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले ये लीडर जिन्होंने पूरे भारत को सोशलिज्म का नया परिभाषा सिखाया, उनसे इंस्पायर्ड थे हमारे। इनके जन्म की बात करें तो 1925 में, 1925 देखो ये साल क्या है 1925 का, 1925। मॉडर्न हिस्ट्री जिन लोगों ने क्लास में पढ़ा है, तुम मुझे जरा ये बताओ कि 1925 का कांग्रेस सेशन, है ना, हमें बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस करते रहने चाहिए, ढूंढने चाहिए, ये कांग्रेस सेशन किस प्लेस पर हुआ है और कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे 1925। समय की बात करूं 1925 का, तो 1925 का वो समय चल रहा है जब कांग्रेस या गांधी जी पॉलिटिकली उतने एक्टिव नहीं थे, तो कांग्रेस से ही निकलकर कुछ लीडर्स ने बना लिया था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का काम चल रहा था 1925 में। एक तरफ एचआरए भी अपने काम कर रही थी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज के साथ, ठीक उसी टाइम में इनका जन्म हुआ। तो इनके जन्म की घड़ी भी इतनी अनुकूल है कि इन्होंने सोशलिज्म और रिवॉल्यूशन अपने बचपन से सीख लिया, ठीक है। वर्किंग क्लास लेंस से देखना, इनके जो फादर हैं कोमोल बोरबोरा जी, ही लेड द 1939 असम ऑयल कंपनी स्ट्राइक। 1939 जब एक तरफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा है, यहाँ असम ऑयल कंपनी में स्ट्राइक होता है, जो इनके फादर ने लीड किया था, इनके फादर साहब ने, और अपने पिता से ही इन्होंने सीखा कि किस तरह से लेबर्स के राइट के लिए लड़ना चाहिए। तो सोशलिस्ट आइडिया इनको अपने पिता से भी मिल रहा है। एंड देन इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑफ द लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण एंड राम मनोहर लोहिया, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है। इस तरह से इन्होंने अपने सामाजिक जीवन, सोशल जस्टिस जीवन की फाउंडेशन रखी। अब हम इनके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलग अलग स्टेज में देखेंगे। जैसे जो पहला स्टेज है, यहाँ पे हम क्विट इंडिया मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट के टाइम का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। देन आसाम के चीफ मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया वो देखेंगे। देन पोस्ट सीएम रोल में भी इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया वो, और फिर इन पे बेस्ट क्वेश्चन। तो पहले इनके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने भी, क्विट इंडिया मूवमेंट, अब क्विट इंडिया मूवमेंट में जैसे अभी हमने तिलक टिक्का जी का रोल देखा, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भारतीय दो तरह से अपना योगदान दे रहे थे। एक जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, शहादत दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे तक गए या ब्रिटिश की गोलियों का सामना करा। एक जो गांधी जी के आइडियल्स पर चढ़कर मास को लीड करने का काम कर रहे थे। तो इन्होंने गांधी जी के आइडियल्स पर चढ़कर मास को लीड करने का काम किया। हिज सोशलिस्ट अलाइनमेंट व्हेन ही ज्वाइंड सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडेशन की बात करें तो 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का फाउंडेशन होता है। किन्होंने किया था? जेपी एन मनोहर लोहिया ने। सो ही ज्वाइंड सोशलिस्ट पार्टी एंड बिकम नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 1965 तक आते आते ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी तक के रोल तक पहुंच गए थे। मतलब सोशलिस्ट पार्टी में भी इनका कद बढ़ता जा रहा था, पोजीशन बढ़ता जा रहा था। देन मास स्ट्रगल एज ट्रेनिंग ग्राउंड ड्यूरिंग 1974 रेलवे स्ट्राइक। 1974 रेलवे स्ट्राइक या रिफाइनरी मूवमेंट में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा बनकर या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा बनकर इन स्ट्राइक्स में भी पार्टिसिपेट किया। शायद ये जो मजदूरों के लिए, वर्कर्स के लिए लड़ने का जो जज्बा है अपने पिता से सीखा इन्होंने। बाकी जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की लीडरशिप, उनके मेंटोरशिप तो थी ही। ही बिकेम ऑल्सो पॉपुलर ओपोजिशन लीडर इन राज्यसभा एज द फर्स्ट अपोजिशन एमपी फ्रॉम आसाम। देखो कितना बड़ा यह फैक्ट है, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखने के लिए। ही बिकेम द फर्स्ट अपोजिशन एमपी फ्रॉम आसाम। पहले अपोजिशन में बैठने वाले आसाम के एमपी, आसाम से एमपी कौन बने? हमारे सर बन रहे हैं। देन ऑल्सो एंटी ऑथोरिटेरियन इंस्टेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी इरा, क्योंकि इमरजेंसी इरा में जब जयप्रकाश नारायण अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो फिर बोरबोरा साहब भी उनके रास्ते पर चलकर अपना रोल प्ले कर रहे थे। Now we come to his contribution as the Chief Minister of Assam, कि आसाम के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या योगदान दिया। सबसे पहले बात करते हैं एडुकेशन की। एडुकेशन, सामाजिक न्याय, टी गार्डन वर्कर्स के लिए काम करना, स्टूडेंट के लिए काम करना, इसे ही विजनरी वर्क्स बोला जाता है। और जो भी मुख्यमंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री रहें या मंत्री रहें, प्रधानमंत्री रहें, उनका ये योगदान बड़ा सम्माननीय है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर एडुकेशन में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये ना सिर्फ उस जनरेशन के लिए बल्कि आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एजुकेशनल इक्विटी को प्रमोट करने के लिए ही इंप्लीमेंटेड फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 10। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है जो आरटीआई, राइट टू, आरटीई की हम बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें, इसको पहले से सार्थक कर रहा था। राइट टू एजुकेशन, हेल्थ प्रोटेक्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही एक्सपेंडेड फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पीपल। एक चीफ मिनिस्टर से लोगों की यही तो उम्मीद रहती है ना, कि वो 10th तक की पढ़ाई इन्होंने फ्री कर दी थी कि हर बच्चा पढ़ सकेगा, कोई पीछे नहीं रहेगा। हेल्थ केयर सर्विसेज को फ्री कर रहे थे, लोगों तक पहुंचा रहे थे। और इसको ना आप फ्री बाई की तरह मत देखना, तुम मत बोलना कि सर ये तो फ्री बाई है। नहीं, फ्री बाई नहीं है। तभी आसाम की नीड, या आसाम के अलावा आप 1970s की बात कर रहे हैं, 60s 70s 80s में, चाहे आसाम हो या बिहार हो या बंगाल हो या गुजरात हो, इनकी नीड थी कि यहाँ पे लोगों को सोशल सर्विसेज सरकार की तरफ से मिले। तभी वो फ्री बाई नहीं था, तभी जरूरत थी और सरकार का फर्ज था जो इन्होंने पूरा किया। फार्मर रिलीफ का काम करना, एज ही मेड मेनी वेवर ऑफ लैंड रेवेन्यू अप टू 10 बीघा, 10 बीघा तक जो लैंड रेवेन्यू है वो इन्होंने माफ कर दिया था। इरिगेशन एंड बेसिक फैसिलिटीज स्टार्ट किया इन्होंने। इरिगेशन स्कीम्स की बात करें, देन इनिशिएटिव लाइक एएसटीसी, नाइट बसेस एंड पासपोर्ट सेंटर, इंप्रूव्ड सिटीजन सर्विसेज। इरिगेशन स्कीम्स के साथ साथ ये सारे स्कीम्स भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज करवा रहे थे आसाम में। ये सब सोशलिस्ट आइडिया को प्रमोट कर रहा है। ये सब चीज दिख रहा है कि किस तरह से ये सोशलिस्ट आइडिया से इंप्रेस्ड, इंस्पायर्ड थे। लोकल इंटरप्राइज को भी सपोर्ट करना एंड स्मॉल टी ग्रोवर्स को प्रोत्साहन देना। स्मॉल टी ग्रोवर्स के ऊपर मैंने पहले भी आसाम प्रहरी में डिस्कस किया है, और यहां पर भी देखो हम स्मॉल टी ग्रोवर्स की बात कर रहे हैं। As well as purification drive, he ordered probes into illegal votes suspected in one constituency. आज जब इलीगल वोट की हम बात करते हैं, आज कुछ रीजन उसके पीछे पॉलिटिक्स का भी होता है, बट कहीं ना कहीं ये बात भी जेन्युइन है कि कई लोग इलीगल मीन्स से या गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। उस चीज को आज भी लीडर्स सही तरीके से देखने की कोशिश नहीं करते हैं। इन्होंने तभी रूलिंग में रहकर ही इलीगल वोटर्स को हटाने का काम किया। डेमोक्रेसी का ये जो पर्व है, जो फेस्टिवल है वोटिंग, उसको बेहतर बनाने का काम किया। एंड दैट्स व्हाई हिज पॉलिसीज लाइक फ्री हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लैंड रेवेन्यू एग्जेम्पशंस, इट प्रोमोटेड इक्विटी एंड इंस्पायर्ड द सोशलिस्ट आइडियल्स, एंड इट मेड द सोशलिस्ट आइडियल्स पॉसिबल फॉर द पीपल ऑफ आसाम एंड गिव देम अ डायरेक्शन that by working on the socialist ideals क्या हो गए कि जिनको नीड है फ्री एडुकेशन की, उनको फ्री एडुकेशन देना। जिन किसान, छोटे किसान जो है हमारे, अब जैसे तभी 10 बीघा लिमिट रखा गया था कि 10 बीघा तक आपको लैंड रेवेन्यू एग्जेम्प्ट करना, ये सोशलिस्ट आइडियल्स है। सो ही मेड द पीपल रियलाइज दैट वर्किंग ऑन द सोशलिस्ट आइडियल अ स्टेट कैन रन। सोशलिस्ट आइडियल पे चलते हुए एक स्टेट को चलाया जा सकता है। ये करवाने का काम इन्होंने किया, ये सिखाने का काम इन्होंने किया। सीएम बनने के बाद भी, ये सब तो काम सीएम बने रहने तक थे, सीएम बनने के बाद भी आसाम के वॉइस को न्यू दिल्ली या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का काम, पब्लिक सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का काम, हमेशा टेररिज्म के अगेंस्ट रहे। किसी भी टाइप का टेररिज्म, किसी भी टाइप के सेसेशन को कभी सपोर्ट नहीं किया। मूवमेंट एल्डर बने रहने का काम, मतलब अपने गाइडेंस से लोगों को सपोर्ट करना, यंगर जनरेशन को, यंगर लीडर्स को गाइड करना, एज वेल एज एंड्योरिंग द कनेक्ट विथ पीपल। हमेशा ग्रास रूट मजदूरों के साथ, किसानों के साथ अपना कनेक्शन बरकरार रखा। एंड दैट्स वाई इनकी लेगेसी कैसे ड्रॉ की जा सकती है पॉलिसी रेजोनेंस में, कि जब सरकारें अभी पॉलिसी बनाएंगी या सिविल सर्वेंट जब कभी उस पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे, तो इनके रास्ते पर चलते हुए एजुकेशन फ्री हो चाहे ना हो, हेल्थ फ्री हो चाहे ना हो, पर सबके लिए एक्सेसिबल बनाना, यही इनकी लेगेसी है। इसी चीज को आज सीखा जा सकता है। सेंटेनरी कमेमोरेशन, करेंट स्टेट लेड अ ईयर लॉन्ग प्रोग्राम्स एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव वॉल्यूम फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। जो प्रेजेंट सरकार है वो इनके लेगेसी को, इनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम में सेलिब्रेट कर रही है। सो दैट थिंग इज रियली गुड। इसमें कहीं पर भी हमें पॉलिटिक्स देखने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि इनके जो, चाहे वो नॉन कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर ही रहे, हम इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना कनेक्ट करें। एटलीस्ट हम लोग जिन्हें सीखना है इनसे, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं, हम इनके सोशलिस्ट आइडिया को सीख सकते हैं जो आगे भी, आगे आने वाली जनरेशन के लिए काम के होंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अब आप इसके ऊपर कर सकते हैं, इनके ऊपर, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। चलिए,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक क्या था, कोर डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम। सॉरी, हेयर यू कैन सी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। और जरा इस क्रिएटिव को अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, असम स्टैंड्स आउट इनॉग्रेटिंग कोर डिस्ट्रिक्ट्स अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो आपने इससे रिलेटेड आंसर जीएस पेपर 5 में तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, इवन इन जीएस पेपर 2 यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम इट। आप गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, या दूसरे टॉपिक्स में भी, वन में वैसे पूछने के कम चांसेस है, पर 2 में तो जरूर, 3 में भी पूछा जा सकता है, और पेपर 5 में भी। आप अपने पेपर 4 एथिक्स में भी इसको यूज कर सकते हो कि किस तरह से कोर डिस्ट्रिक्ट्स बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बेटर किया जा सकता है। इसी क्रिएटिव में हम जरा यहां ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ 39 कोर डिस्ट्रिक्ट्स ऑन 4 and 5 अक्टूबर 2024, मतलब पिछले साल 4 and 5 अक्टूबर को 39 कोर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे। अभी उसको इंक्रीज किया जा रहा है, 10 टोटल कोर डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम विल बी 49। मतलब पिछले साल था 39 2024 में, इस साल 10 और बने, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 49 कोर डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम टू मेक द गवर्नेंस इजियर एंड एक्सेसिबल टू द पीपल। ये हमें इसी क्रिएटिव से मालूम पड़ गया। अब हम डिटेल में आते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि भाई ये कोर डिस्ट्रिक्ट्स मतलब क्या होता है, या कोर डिस्ट्रिक्ट्स की शुरुआत कैसे होती है, फिर कोर डिस्ट्रिक्ट या उस पर हम पहुंचेंगे। तो तुम इंट्रोडक्शन अपने आंसर का ऐसे लिख सकते हो, दैट असम इंट्रोड्यूस द कोर डिस्ट्रिक्ट्स इन 2024 एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डू सो। महात्मा गांधी ने जो आइडिया दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, जिससे पावर बस मुट्ठी भर लोगों के पास दिल्ली में बंद ना रहे, लोग घर घर तक पहुंचे, ये कोर डिस्ट्रिक्ट उसी डायरेक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहल है, उसी डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट शुरुआत है। अब हम कोर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कि क्या है कोर डिस्ट्रिक्ट्स, इसकी टेक्निकलिटीज को समझे, तो कोर डिस्ट्रिक्ट्स आर स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मतलब एक डिस्ट्रिक्ट्स को कट करके मतलब कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, कट करना मतलब अलग करना नहीं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, 2 में 3 में 4 में जितना भी हो सकता है, ऐसे छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही, डिस्ट्रिक्ट से कोर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाना, जिससे कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को डोर स्टेप तक उनके घरों तक प्रोवाइड किया जा सके। इसके टाइमलाइन की बात करें तो पहला फेज हुआ 39 कोर डिस्ट्रिक्ट्स का अक्टूबर 2024 में, और फेज 2 है 2025 में, जहां पे 10 नए कोर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए। तो टोटल आसाम में कितने कोर डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, 49 कोर डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ठीक है, चलिए अब हम फीचर्स की बात करते हैं कि भाई क्यों कोर डिस्ट्रिक्ट्स जरूरी हैं, क्या है इसके फीचर्स। सबसे पहला, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। इसे आप महात्मा गांधी के आइडिया से कनेक्ट कर सकते हो, इसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से भी कनेक्ट कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा हर घर तक पहुंचे, तब जाकर सबका साथ सबका विकास पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोर डिस्ट्रिक्ट्स, मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे एक एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हारे लिए इंक्लूड किया कि कामरूप में अगर हम जालुकबारी कोर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो देन जालुकबारी कोर डिस्ट्रिक्ट या दिसपुर की हम बात करें, तो जब जालुकबारी और दिसपुर दो अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, दो अलग अलग कॉर्नर्स पे हैं, तो दिसपुर का पार्ट, जालुकबारी का पार्ट, अगर जो जालुकबारी के रीजन में रहने वाले लोग हैं, उनके जो भी नीड्स हैं, उनके जो भी क्या कर सकते हैं हम लोग कि सिटीजन सेंट्रिक उनको जो भी सर्विसेज है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो, जैसे इनकम सर्टिफिकेट्स बनवाना हो, है ना, तो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट्स बनाने वाली सर्विसेज वो अपने अपने रीजन में रहकर ही कर सकते हैं, जिससे उनका ट्रेवल टाइम बच जाएगा, उनको और बाकी जो परेशानी होती है वो बच जाएंगी, सर्विसेज उनके लिए इजी हो जाएगा। ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड। दूसरा क्या है, अलाइनमेंट विथ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड कीपिंग इन माइंड द 6th शेड्यूल एरिया। 6th शेड्यूल एरिया को भी ध्यान में रखना, और लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग कितने लेजिस्लेटिव असेंबली है आसाम में, वैसे स्लाइड में मेंशन है बट समझो कि नहीं मेंशन है, बताओ कितने लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल आसाम में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग अलग अलग रीजन में डिवाइड करके, जैसे बिलासीपारा कोर डिस्ट्रिक्ट इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट, इट रेफर्स टू इस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इनेबल टारगेटेड डिलीवरी ऑफ एमएलए फंड्स एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। एमएलएच की जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं डिफरेंट एमएलएच की, अगर उन एमएलएच की डिफरेंट स्कीम्स को, अब 126 लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, तो इस 126 लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड जो भी फंड होगा, अलग अलग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, एमएलए का, वो फंड लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके, वो फंड रखे बर्बाद नहीं हो जाए, मतलब उस फंड का यूज हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके, ये हम लोग कोर डिस्ट्रिक्ट से इंश्योर करवा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रॉड बनाना,
जैसे कैसे, तो हम यहाँ पे अगेन हमने एग्जांपल लिया जोनाई रीजन धेमाजी का. This co-district oversee flood relief distribution and improved the response time during 2024 monsoon season by 25% compared to the district level operation. कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना भी वर्क हो सकता था फ्लड के ड्यूरेशन में, उससे ज्यादा वर्क हुआ जोनाई धेमाजी में 2024 के मॉनसून सीजन वाले फ्लड रिलीफ प्रोग्राम में. मतलब 25% तक फ्लड रिलीफ प्रोग्राम बेहतर हो चुका था एज कंपेयर टू डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम. हाँ, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि चैलेंजेस तो बरकरार हैं. चैलेंजेस बरकरार इसलिए रहेंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस है इंसान के ही हाथ में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी उन इंसान की ही है. इन कोर डिस्ट्रिक्ट्स में वर्क करने वाले तुम्हारे जैसे सिविल सर्वेंट्स की होगी, बट फिर भी 25% तक इंप्रूवमेंट होना फ्लड रिलीफ में, ये अपने आप में एक कमेंडेबल बात है. सो याद रखिएगा इस पॉइंट को. ऐसे करके एग्जाम्पल्स आपने देने हैं, तब जाके आपका आंसर बेटर होगा. अब और मैं तुम्हारे लिए, जैसे ये फीचर्स तो मैंने तुम्हारे लिए डिटेल्स में डिस्कस किए कि आपको इस तरह से पॉइंट लिखना है, ऐसा एग्जांपल देना है, पॉइंट लिखना है, एग्जांपल देना है. अब अगर हम ओवरऑल फीचर्स की बात करें, ओवरऑल क्या फायदा होगा कोर डिस्ट्रिक्ट का, तो जैसे लैंड रेवेन्यू मैटर्स, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट्स की हम बात करें कि कास्ट सर्टिफिकेट हो, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट्स हो, लैंड सेल परमिशन हो, लैंड रिकॉर्ड असेसमेंट हो, गांव प्रधान की बात हो, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो, ये सारे जो भी मेजर्स हैं, इन सब मेजर्स को डिसेंट्रलाइज किया जा सकेगा. पब्लिक के लिए इन सर्विसेज का फायदा उठाना ज्यादा आसान होगा. डेवलपमेंटल वर्क्स की बात करें तो चाहे वो एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड हो, एमएलए फंड के बारे में तो अभी मैंने तुम्हें बताया ही, इनका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा. किस चीज में बेहतर इस्तेमाल होगा? हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल बनाने में, आंगनबाड़ी सेंटर्स में, स्वच्छ भारत अभियान चलाने में, कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप करने में, एज वेल एज सुपरविजन एंड इंप्लीमेंटेशन में भी. और क्या मेजर्स हैं? और मेजर्स है मैजिस्ट्रियल पावर्स भी इन कोर डिस्ट्रिक्ट्स में यूज किया जा सकता है. कैसे मैजिस्ट्रियल पावर? तो हम भारतीय न्याय संहिता या फिर सीआरपीसी का यूज करके मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स बना सकते हैं, लोक अदालत वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, फूड एंड सिविल सप्लाईज को बेटर किया जा सकता है. अभी तो हमने देखा ना कि डिजास्टर के केस में, फ्लड के केस में धेमाजी कोर डिस्ट्रिक्ट, धेमाजी रीजन, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में, जोनाई कोर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा बेहतर काम किया गया. सो ये सारे अलग अलग मेजर्स हैं, अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग गवर्नेंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको बेहतर बनाया जा सकता है. मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए, मैंने यहाँ पे 3 फीचर्स डिटेल में एग्जाम्पल के साथ मेंशन किए हैं, और बाकी फीचर्स को एक टाइप के समरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है. इवन आप इसे भी अपने आंसर में यूज कर सकते हैं. 150 या 250 वर्ड्स के आंसर लिखने के लिए आपके पास ना इनफ फॉर्डर अवेलेबल है, इनफ पॉइंट अवेलेबल है. कंक्लूड करना भी मैंने तुम्हें अच्छे से लिख कर दे दिया है कि महात्मा गांधी का जो डिसेंट्रलाइजेशन का विजन था, या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है एफिशिएंट गवर्नमेंट का, सबका साथ सबका विकास का, ये कोर डिस्ट्रिक्ट मॉडल उसी मॉडल को, उसी विजन को फुलफिल करने के लिए बना है. एंड सो यू कैन राइट द आंसर इन दिस मैनर. आप इस मैनर में मेंस का आंसर लिख सकते हो. अब हम प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं. तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे. दिस इज द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन. पीडीएफ आपके साथ कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा मैं. 4th एंड 5th प्रैक्टिस क्वेश्चन. ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए हो गए. हाँ, प्री सिक्योर का अपडेट वो आपको स्मार्ट आईएएस यूपीएससी चैनल पर देखना है, एंड पढ़ाई करके इन अचीवर्स के साथ अपना भी नाम रोशन करना है. ओके, सो दिस इज असम प्रहरी फॉर अगस्त 31. अगस्त 31 का असम प्रहरी का ये एजेंडा था जो अभी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया. वॉच दिस सिंसियरली. जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं तुम्हें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से, उसे अटेम्प्ट करो, अपने टीचर से इवेलुएट करवाओ. चाहे आप असमीज में आंसर लिख रहे हैं तो आपको जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं असमीज लैंग्वेज, असमीज मीडियम में, आप उनसे इवेलुएट करवाइए. इंग्लिश में लिख रहे हैं आप हमसे इवेलुएट करवाइए, किन्हीं भी टीचर से, बट इवेलुएशन करवाइए, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए. ओके, सो स्टडी वेल, टेक केयर, जय हिंद.